सोचो, तुम अपने घर में अकेले हो। रात के 2 बजे फोन बजता है। तुम स्क्रीन देखते हो, नाम लिखा आता है मार्था। प्रॉब्लम ये नहीं कि कॉल आ रही है। प्रॉब्लम ये है कि मार्था को मरे हुए 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। तुम कॉल को कट कर देते हो। फोन चुप हो जाता है, लेकिन 10 सेकंड बाद फिर से रिंग। और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो पता चलता है ये सिर्फ एक घर की बात नहीं थी। ये स्कॉटलैंड के एक छोटे से विलेज में 30 से ज्यादा डेड लोगों के नंबर से आने वाली कॉल्स की कहानी है। इसमें ना कोई प्रैंक है, ना कोई रिकॉर्डिंग है, ना कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। 1973 की सर्द रात, स्कॉटलैंड के नॉर्थ वेस्ट में एक छोटा सा कोस्टल इलाका, किलब्राइड। यहाँ ना कोई टूरिस्ट आता था, ना कोई बड़ी रोड थी। समंदर की ठंडी हवा, पत्थर के पुराने घर, और रात 8 बजे के बाद पूरा इलाका लगभग मरा हुआ लगता था। उस समय मोबाइल फोन जैसी कोई चीज नहीं थी। हर घर में बस एक लैंडलाइन होता था, भारी सा फोन, रोटरी डायल वाला। और पूरा विलेज एक ही टेलीफोन एक्सचेंज से जुड़ा हुआ था। विलेज की आबादी मुश्किल से 300 से 350 लोगों की थी। सब एक दूसरे को नाम से जानते थे। अगर किसी के घर में फोन बजता तो पड़ोसी तक अंदाजा लगा लेते थे कि कॉल किसने की होगी। इसी विलेज में रहती थी मार्था कैंपबेल, उम्र करीब 62 साल, एक शांत धार्मिक महिला। पूरी जिंदगी इसी गांव में गुजारी थी। 1972 के अंत में नेचुरल कॉजेज की वजह से उसकी मौत हो गई। डॉक्टर रिपोर्ट क्लियर थी, पोस्टमार्टम में कुछ भी सस्पिशियस नहीं था। पूरे गांव ने फ्यूनरल अटेंड किया। मार्था का फोन कनेक्शन डेथ के बाद ऑफिशियली डिस्कनेक्ट कर दिया गया। सब कुछ खत्म, कम से कम सबको यही लगा। 1973 की जनवरी, ठंडी रात, मार्था का बेटा इयान कैम्पबेल अपने घर में अकेला बैठा था। रात करीब 2 बजे अचानक फोन बजता है। इयान चौंक जाता है। इतनी रात कोई कॉल नहीं करता था। वो उठता नहीं, बस फोन को देखता रहता है। फोन बजता रहता है, फिर बंद हो जाता है। इयान सोचा है शायद रॉन्ग नंबर होगा, लेकिन ठीक 10 सेकंड बाद फोन फिर बजता है। इस बार इयान उठा लेता है और बोलता है हेलो। लाइन के उस पार कुछ सेकंड तक डेड साइलेंस। फिर एक आवाज, वो आवाज इयान के पूरे शरीर को सुन कर देती है, क्योंकि वो आवाज उसकी मां मार्था की थी। बिल्कुल वही टोन, वही बोलने का तरीका, वही सांस लेने की आवाज, और सिर्फ एक लाइन, इयान तुम्हें यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए। लाइन कट गई। इयान का हाथ कांपने लगा, फोन नीचे गिर जाता है। वो खुद से कहता है मैं थक गया हूँ, हेलुसिनेशन होगा। लेकिन उसका दिल जानता था ये आवाज रिकॉर्डिंग नहीं थी, ये आवाज मेमोरी भी नहीं थी, ये रियल थी। इयान सीधे टेलीफोन एक्सचेंज जाता है। ऑपरेटर से पूछता है कल रात मेरे घर कॉल कहाँ से आई थी। एक्सचेंज लॉग बुक चेक होती है। ऑपरेटर का चेहरा सफेद पड़ जाता है, क्योंकि रिकॉर्ड में साफ लिखा था इनकमिंग कॉल सोर्स मार्था कैंपबेल, लाइन नंबर 47। वही नंबर जो 6 महीने पहले परमानेंटली डिस्कनेक्टेड हो चुका था। ऑपरेटर धीरे से बोलती है सर ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। और यहीं से इस कहानी का वो अध्याय शुरू होता है जिसे आज भी स्कॉटलैंड की फाइल्स में द डेडलाइन कॉल्स कहा जाता है। अगली सुबह किलब्राइड विलेज में अजीब सी बेचैनी थी। इयान कैंपबेल की बात धीरे धीरे फैल चुकी थी। स्कॉटलैंड जैसे छोटे गांव में कोई भी बात ज्यादा देर तक छुपी नहीं रहती। लोग पहले हंसे। किसी ने कहा मां की मौत का सदमा होगा, किसी ने कहा पुराने फोन लाइंस में फॉल्ट रहता है। लेकिन इयान को पता था जो उसने सुना था वो फॉल्ट नहीं हो सकता। ठीक 3 दिन बाद एक और कंप्लेंट आई। विलेज के दूसरी तरफ रहने वाला आदमी रॉबर्ट मैकलोड, उसकी पत्नी एलियनोर 1 साल पहले कार एक्सीडेंट में मरी थी। रॉबर्ट पुलिस स्टेशन पहुंचा, हाथ कांप रहे थे। उसने बस इतना कहा मुझे मेरी वाइफ का फोन आया था। पुलिस ऑफिसर ने कैजुअली पूछा कि क्या आवाज रिकॉर्डिंग जैसी थी। रॉबर्ट ने सिर हिलाकर मना कर दिया, नहीं वो बात कर रही थी जैसे जिंदा हो। एलियनोर की आवाज ने रॉबर्ट से कहा था तुम जो सोच रहे हो सच उससे कहीं ज्यादा खराब है। लाइन कट। अब पुलिस इग्नोर नहीं कर सकती थी। 2 अलग घर, 2 अलग डेड लोग, और दोनों कॉल डिस्कनेक्टेड नंबर से। पुलिस ने टेलीफोन एक्सचेंज के रिकॉर्ड ऑफिशियली सीज किए। रिजल्ट, कॉल्स इंटरनल राउटिंग से आ रही थी, कोई एक्सटर्नल लाइन इन्वॉल्व नहीं, कोई टेप लूप या रिप्ले डिवाइस डिटेक्ट नहीं, कोई वायरिंग टेम्परिंग नहीं। टेक्निकली इम्पॉसिबल। अगला महीना आते आते कॉल्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। कभी रात 12 बजे, कभी सुबह 3 बजे, कभी बिल्कुल सुबह के वक्त। और हर कॉल में एक चीज कॉमन थी, कोई सवाल नहीं, कोई रेस्पॉन्स का वेट नहीं, सिर्फ वार्निंग या स्टेटमेंट।
जैसे तुम्हें यहाँ रहना महंगा पड़ेगा। सच जमीन के नीचे है। तुम सब देख रहे हो पर समझ नहीं पा रहे हो। विलेज में डर फैल गया। लोग रात को फोन अनप्लग करने लगे। कुछ लोगों ने घर के बाहर क्रॉस बना लिए, कुछ ने चर्च में रहना शुरू कर दिया। टेलीफोन एक्सचेंज की सीनियर ऑपरेटर थी एग्नीस रेड। उसने पुलिस को बताया, ये कॉल्स नॉर्मल पैटर्न फॉलो नहीं करती, जैसे कोई सिस्टम के अंदर से बोल रहा हो। एग्नीस ने एक और बात नोटिस की, कॉल्स तब आती थी जब विलेज में बिल्कुल साइलेंस होता, ना हवा ना समंदर की आवाज, जैसे कोई उस खामोशी का वेट कर रहा हो। एक रात एग्नीस खुद ड्यूटी पर थी। सडनली एक लाइन ब्लिंक करती है, इनकमिंग कॉल। सोर्स देखकर उसका खून जम जाता है। कॉलर आईडी रेड रेसिडेंस, लाइन 12। वो नंबर उसके फादर का था। उसके फादर को मरे हुए 15 साल हो चुके थे। फोन उठते ही सिर्फ एक सेंटेंस सुना, तुम रिकॉर्ड्स मत बदलो। एग्नीस ने फोन पटक दिया। अगली सुबह उसने जॉब छोड़ दी। यहीं से पुलिस को समझ आ गया, ये सिर्फ साइकोलॉजिकल केस नहीं है, ये कुछ ऐसा था जो सिस्टम के अंदर घुसा हुआ लगता था। 1973 का मार्च आते आते किलब्राइट विलेज पूरी तरह बदल चुका था। अब लोग फोन की आवाज से डरने लगे थे। रात को कोई घंटी बजती तो दिल सीधा गले में आ जाता। पुलिस ऑफिशियली कह चुकी थी कि कोई इमीडिएट डेंजर नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद भी जानती थी कि वो किससे निपट रही है। लोकल पुलिस स्टेशन में एक क्लोज डोर मीटिंग हुई। सीनियर इंस्पेक्टर एलिस्टर मोरे ने साफ कहा, ये प्रैंक नहीं है, ना ही ये टेक्निकल फॉल्ट है। या तो हम सब पागल हो रहे हैं या फिर कोई ऐसी चीज हमसे बात कर रही है। पुलिस ने एक थ्योरी बनाई, साइकोलॉजिकल एको थ्योरी। थ्योरी ये थी, स्ट्रॉन्ग इमोशनल प्लेसेस, जैसे जहां डेथ्स हुई हो, टेलीफोन लाइन में किसी तरह का रेसिडुअल इम्प्रिंट छोड़ देती है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये थ्योरी सिर्फ बुक में थी, कभी रियल लाइफ में प्रूव नहीं हुई थी। पुलिस ने एक घर में रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाया। वो घर था थॉमस फ्रेजर का। थॉमस का भाई 2 साल पहले माइनिंग एक्सीडेंट में मरा था। 22 मार्च 1973 में रात 2 बजे फोन रिंग करता है। रिकॉर्डिंग ऑन होती है। आवाज आती है बिल्कुल थॉमस के भाई जैसी, और वो कहती है, फ्राइडे को घर से बाहर मत निकलना। थॉमस हंसी में टाल देता है। उसे लगा पुलिस ने कोई एक्सपेरिमेंट करा होगा। फ्राइडे 24 मार्च 1973। थॉमस सुबह उठता है। उसे हेडेक होता है। वाइफ के कहने पर वो घर में रहने का डिसाइड करता है। दोपहर 2 बजे विलेज के बाहर माइनिंग रोड पर ट्रक और बस का एक्सीडेंट होता है। 4 लोग मरते हैं। उन 4 में थॉमस भी होता अगर वो घर से निकला होता। पुलिस शॉक हो गई। रिकॉर्डिंग रिप्ले की गई। वॉइस बिल्कुल नेचुरल थी, कोई डिस्टॉर्शन नहीं, कोई टेप नहीं। ये कॉल फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रही थी। इस बात के बाद विलेज में पैनिक फैल गया। लोग पुलिस के पास रिक्वेस्ट लेकर गए, अगर कॉल आए तो हमें बता देना। लेकिन पुलिस भी हेल्पलेस थी। कॉल्स किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करती थी। कभी एक वीक में 5 कॉल, कभी पूरे महीने एक भी नहीं। बस एक बात कॉमन थी, हर कॉल सच के करीब होती जा रही थी। अप्रैल के स्टार्टिंग में एक और कॉल आता है, इस बार मार्गरेट विल्सन के घर। उसके फोन पर उसकी मरी हुई माँ की आवाज, तुम्हारे घर के पीछे जो है उसे खोलना मत। मार्गरेट इग्नोर करती है। 3 दिन बाद उसके बैकयार्ड में जमीन धंस जाती है। ओल्ड सेप्टिक पिट कोलैप्स होता है। मार्गरेट बच जाती है, लेकिन उसका बेटा सीरियसली इंजर्ड हो जाता है। इंस्पेक्टर मोरे अपनी डायरी में लिखता है, ये कॉल्स वार्निंग नहीं लग रही, जैसे कोई हमें टेस्ट कर रहा हो। पुलिस को लगने लगा कि अगर ये चीज और ज्यादा पावरफुल हो गई तो कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। और तब आता है वो डिसीजन जो शायद सबसे बड़ी गलती थी। 1973 के अप्रैल के आखिर तक किलब्राइट विलेज जी नहीं रहा था, बस एग्जिस्ट कर रहा था। फोन बजना अब डर नहीं, सजा बन चुका था। पुलिस को लग रहा था कि अगर ये चीज ऐसी ही चलती रही तो पूरा एरिया पैनिक में कोलैप्स हो जाएगा। इंस्पेक्टर एलिस्टर मोरे ने स्कॉटलैंड यार्ड से सीक्रेट टेक्निकल टीम बुलाई। उनका गोल सिंपल था, चाहे जो हो कॉल्स को बंद करना है। पुलिस और टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया, साइलेंट लाइन। इस ऑपरेशन के अंदर विलेज के 12 सबसे पुराने फोन नंबर परमानेंटली डिसेबल किए गए। एक्सचेंज के मैनुअल स्विच रिप्लेस किए गए। कुछ लाइन को रजिस्टर से कंप्लीटली इरेज कर दिया गया। ऑफिशियल रीजन दिया गया, आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन असली रीजन रिकॉर्ड में कहीं लिखा नहीं गया। ऑपरेशन के बाद कॉल्स ऑलमोस्ट बंद हो गई। विलेज में लोगों ने सांस लेना शुरू किए। पर 17 मई 1973 को एक लास्ट इंसिडेंट हुआ। पुलिस स्टेशन के फोन पर कॉल आई,
कॉलर आईडी में जो नंबर था वो किसी रजिस्टर में एग्जिस्ट ही नहीं करता था, ना पास्ट में ना प्रेजेंट में। सिर्फ एक वॉइस बोली, तुमने दरवाज़ा बंद किया है पर हम गए नहीं। लाइन डेड। एग्नीज रेड, जो पहले ही जॉब छोड़ चुकी थी, उस दिन पुलिस स्टेशन बुलाई गई। उसने फ़ोन रिकॉर्ड्स देखे और रो पड़ी। उसने कहा, यह सिस्टम के बाहर से नहीं आ रहा, ये सिस्टम के अंदर है। उसके बाद एग्नीज कभी नॉर्मल नहीं हुई। कुछ महीने बाद उसे मेंटल केयर फैसिलिटी में एडमिट करना पड़ा। 1974 आते आते किलब्राइट से लोग मूव करने लगे। कोई ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन गांव धीरे धीरे खाली होने लगा। फोन लाइंस का यूज मिनिमम हो गया और फिर कॉल्स बंद हो गई। ना वार्निंग, ना डेथ वॉइस, बस साइलेंस। पुलिस ने रिलीफ लिया, फाइल क्रॉस की। केस का नाम रखा गया अनएक्सप्लेन्ड इलेक्ट्रिकल एनोमली। इंस्पेक्टर मोरे ने केस क्लोज करते वक्त एक फाइनल नोट लिखा, अगर ये चीज वापस आई तो हम रेडी नहीं होंगे। उसके बाद कभी ऑफिशियली ये केस रीओपन नहीं हुआ, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1996 किलब्राइट विलेज अब लगभग घोस्ट विलेज बन चुका था। पुराने घर, टूटे फोन पोल्स, जंग लगी वायर्स। सरकार ने ऑफिशियली कहा एरिया नॉन रेसिडेंशियल है, लेकिन रिकॉर्ड्स कभी पूरी तरह डिलीट नहीं हुआ। 1996 में ब्रिटिश टेलीकॉम का एक जूनियर इंजीनियर डैनियल राइट ओल्ड एनालॉग एक्सचेंज डाटा डिजिटाइज कर रहा था। यह सिर्फ रूटीन काम था, लेकिन एक करप्टेड फोल्डर ओपन हुआ, साइलेंट लाइन बैकअप। डैनियल ने सोचा ये क्या है। जैसे ही उसने टेप प्ले किया, टेप में सिर्फ स्टैटिक नहीं थी, उसमें वॉइस थी, अलग अलग लोगों की। एक औरत रो रही थी, एक आदमी बार बार बोल रहा था मुझे मत छोड़ो, और बीच बीच में वही फैमिलियर फ्रेज, फोन उठाओ हम अभी यहीं हैं। डैनियल के हाथ कांप रहा था। प्रॉब्लम ये थी, ये टेप 1973 के बाद रिकॉर्ड हुई ही नहीं थी, और सिस्टम 1980 में डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। इसी वीक डैनियल के पर्सनल मोबाइल नंबर पर रात 2 बजे कॉल आई। नंबर अननोन। उसने उठाया नहीं, वॉइसमेल छोड़ दी गई। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सुना, वॉइस स्लो थी, ठंडी थी, और बोली, अब वायर्स की जरूरत नहीं, तुम हमें याद रखते हो वही काफी है। डैनियल ने तुरंत ये सब अपने सीनियर को बताया। सीनियर का रेस्पॉन्स सिर्फ इतना था कि इस फाइल को दोबारा मत खोलना, और उस दिन के बाद डैनियल का डिपार्टमेंट ही चेंज कर दिया गया। एक हफ्ते के अंदर टेप मिसिंग, बैकअप फोल्डर डिलीट, वॉइस मॉल करप्टेड, इंटरनल रिपोर्ट विड्रॉल, ऑफिशियल रीजन सॉफ्टवेयर माल फंक्शन। डैनियल ने प्राइवेटली डायरी लिखना शुरू किया। उसकी लास्ट लाइन थी, ये टेक्नोलॉजी का इशू नहीं है, ये मेमोरी का इशू है। अक्टूबर 1996 डैनियल का फ्लैग लॉक मिला, फोन टेबल पर था, बैटरी फुल, लास्ट आउटगोइंग कॉल, किल ब्रिज एक्सचेंज इनएक्टिव लाइन। डैनियल कभी नहीं मिला। पुलिस ने केस बंद कर दिया। अडल्ट मिसिंग, नो फाउल प्ले सस्पेक्टेड। आज भी कभी कभी अबेंडेड नंबर से साइलेंट कॉल आती है। कुछ लोग कहते हैं वॉइसमेल में अपना ही नाम सुना है, और हर बार टाइम सेम होता है, 2 बजे। डैनियल राइट के गायब होने के बाद ब्रिटिश टेलीकॉम ने क्वाइटली साइलेंट लाइन नाम का प्रोजेक्ट बंद कर दिया। ऑफिशियल स्टेटमेंट, डाटा इरिकवरेबल है, लेकिन सच ये नहीं था। 1997 में एक इंटरनल साइंटिफिक नोट सर्कुलेट हुई, सिर्फ 3 लोगों के बीच। टाइटल था रेसिडुअल कॉन्शियसनेस ट्रांसमिशन। थ्योरी सिंपल थी और उतनी ही भयानक। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां एक्सट्रीम आइसोलेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स और ह्यूमन फियर मिलकर एक इम्प्रिंट छोड़ देते हैं। जैसे टेप पर आवाज रिकॉर्ड होती थी, वैसे ही इंसान का डर भी रिकॉर्ड हो सकता था। किलब्राइट एक्सचेंज सिर्फ एक फोन स्टेशन नहीं था, वो एक मेमोरी ट्रैप बन चुका था। पहले वॉइसेस वायर में थी, फिर टेप में, फिर मोबाइल में, और आखिर में यादों में। रिपोर्ट का लास्ट लाइन था, जब तक कोई याद रखेगा सिग्नल जिंदा रहेगा। इसका मतलब ये था, जिस दिन लोग भूल जाएंगे वॉइसेस खत्म हो जाएंगी, लेकिन अगर कोई उसके बारे में सोचे तो क्या होगा। 1998 गवर्नमेंट के एक डार्क आर्काइव में फाइनल एक्सपेरिमेंट हुआ, नाम एको टेस्ट। एक वॉलंटियर को पुराने नंबर पर कॉल करने दिया गया। रात के 2 बजे कॉल कनेक्ट हुई, कोई आवाज रही, फिर एक ही सेंटेंस, तुमने सुन लिया, अब तुम भी हमारे हो। वॉलंटियर ने फोन गिरा दिया। अगली सुबह उसकी मेमोरी कंप्लीटली ब्लैंक थी। उसे सिर्फ एक बात याद थी, कुछ लोग फोन के दूसरे साइड नहीं होते, वो बीच में अटक जाते हैं। एक्सपेरिमेंट उसी दिन परमानेंटली स्टॉप कर दिया गया। अब वायर नहीं है, एक्सचेंज बंद है, रिकॉर्ड सील है, लेकिन कभी रात को फोन खुद वाइब्रेट करे, अननोन नंबर से ब्लैंक वॉइस मेल आए, या साइलेंस में
अपना नाम सुनाई दे, तो याद रखना वो कॉल तुम्हारे लिए नहीं होती, वो चेक कर रही होती है कि तुम याद रखते हो या नहीं। आज भी इंटरनेशनल टेलीकॉम लॉग्स में एक एनोमली मार्क होती है, साइलेंट पिंग। रात 2 बजे, कोई सोर्स नहीं, कोई डेस्टिनेशन नहीं, सिर्फ एक सिग्नल। और जब तक ये सिग्नल है, ये कहानी खत्म नहीं हुई। अगर आज रात तुम्हारा फोन बिना वजह बजे तो उठाना मत, क्योंकि हो सकता है इस बार याद तुम्हें किया जा रहा हो। अगर आपको लगता है कि दुनिया के कुछ राज सिर्फ चुप रहकर जिंदा रहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाते, हम यादों को जगाते हैं। और वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें।